आज हम आपको जनसंख्या जो चैप्टर चल रहा है इसमें व्यावसायिक संरचना समझाने जा रहे हैं। तो समझें व्यावसायिक संरचना। तो आर्थिक रूप से क्रियाशील जनसंख्या का प्रतिशत विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक होता है। ये हम लोग पूरे अध्याय में कई बार देख चुके कि जो क्रियाशील जनसंख्या है उसका प्रतिशत ही आर्थिक विकास का सूचक है या विकास का सूचक है। विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के अनुसार किए गए जनसंख्या के वितरण को व्यावसायिक संरचना कहा जाता है। यानी कितनी जनसंख्या कौन सा व्यवसाय कर रही है, ये है जनसंख्या का वितरण। यानी जनसंख्या का वितरण व्यावसायिक संरचना के हिसाब से। किसी भी देश में विभिन्न व्यवसायों को करने वाले भिन्न भिन्न लोग होते हैं। यानी कौन व्यक्ति कौन सा व्यवसाय कर रहा है और कितनी संख्या है, किसी प्रकार के व्यवसायों को करने की संख्या लोगों की कितनी है। तो व्यवसायों को सामान्यतः इस तरह से 3 श्रेणियों में रखा गया है, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक। ये वर्गीकरण किया गया है। तो समझे प्राथमिक स्तर में कौन कौन से व्यवसाय आते हैं। प्राथमिक स्तर में या प्राथमिक श्रेणी में कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण एवं मछली पालन तथा खनन का कार्य, यानी खदानों को खोदकर उसमें से खनिज निकालना आदि क्रियाएं शामिल हैं। ये प्राथमिक व्यवसाय में आते हैं। और द्वितीयक क्रियाकलापों में उत्पादन करने वाले उद्योग, यानी प्राथमिक व्यवसाय के माध्यम से जो कच्चे माल के रूप में प्राप्त हुआ उससे दूसरा उद्योग जो लगा वो जो है द्वितीयक श्रेणी में आता है। जैसे भवन निर्माण का कार्य। अब देखिए तृतीयक व्यवसाय क्रियाकलापों में परिवहन, संचार, परिवहन व्यवस्था, संचार, वाणिज्य, प्रशासन तथा सेवाएं, सभी प्रकार की सेवाएं, ये तृतीयक व्यवसाय में आती हैं। अब विकसित एवं विकासशील देशों में विभिन्न क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोगों का अनुपात अलग अलग होता है। यानी विकसित देशों में और विकासशील देशों में विभिन्न प्रकार की ये जो आर्थिक क्रियाकलाप हैं इनमें कार्य करने वाले लोगों का अनुपात देशों में अलग अलग होता है। विकसित देशों में द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोगों की संख्या का अनुपात अधिक होता है। और विकासशील देशों में विकासशील देशों में प्राथमिक क्रियाकलापों में कार्यरत लोगों का अनुपात अधिक होता है। भारत में कुल जनसंख्या का 64% भाग केवल कृषि कार्य करता है, 64% भाग। और द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों की संख्या का अनुपात क्रमशः 13% और 20% है। यानी 13% कार्य कर रहे हैं द्वितीयक व्यवसाय में और 20% काम कर रहे हैं तृतीयक व्यवसायों में। वर्तमान समय में बढ़ते हुए औद्योगिकरण एवं शहरीकरण में वृद्धि होने के कारण हम लोगों ने अभी आंकड़े कुछ देखे थे, उसमें समझ में आया था कि औद्योगिकरण के साथ साथ शहरीकरण में वृद्धि हो रही है। तो इससे जो है द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों में व्यावसायिक परिवर्तन हुआ है। अब देखिए स्वास्थ्य जनसंख्या की संरचना का एक महत्वपूर्ण घटक है। यदि व्यक्ति स्वस्थ होगा तो वो कार्य करने में ज़्यादा सक्षम होगा, जो कि विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। यानी किसी भी देश की जनसंख्या स्वस्थ कार्यकुशल है तो वो देश ज़्यादा विकास करेगा। सरकारी कार्यक्रमों के निरंतर प्रयास के द्वारा भारत की जनसंख्या के स्वास्थ्य स्तर में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है और इसी वजह से मृत्यु दर कम हो गई है। मृत्यु दर जो 1951 में प्रति 1000 पर 25 थी, अब वो घट गई, 2011 में घटकर प्रति 1000 पर 7.2 रह गई है। तो ये किसका परिणाम है? अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं का परिणाम है। औसत आयु जो कि
1951 में 36.7 वर्ष थी, यानी औसत आयु पूरी जनसंख्या की। अब वो बढ़ गई, अब वो बढ़कर 2012 में 67.9 वर्ष हो गई है। महत्वपूर्ण सुधार बहुत से कारकों, मतलब ये जो महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं इसके लिए बहुत से कारक हैं, जैसे जन स्वास्थ्य, जनता के स्वास्थ्य की सेवाएं बढ़ गई हैं, संक्रामक बीमारियों से बचाव एवं रोगों के इलाज में आधुनिक तकनीकों के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुआ है ये सब। यानी आज के टाइम में जो इलाज हो रहा है वो आधुनिक तकनीकों के द्वारा हो रहा है। महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बावजूद भारत के लिए स्वास्थ्य का स्तर एक मुख्य चिंता का विषय है। मतलब इतनी उपलब्धियां होने के बाद भी आज भी हमारे यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं उतनी बेहतर नहीं है जितनी कि विकसित देशों में है, तो आज भी चिंता का विषय है। प्रति व्यक्ति कैलोरी की खपत अनुशंसित स्तर से काफ़ी कम है। कहने का मतलब ये है कि जो प्रति व्यक्ति जो मतलब जो भोजन वो करता है उसमें जो कैलोरी मिलनी चाहिए या जितनी जनसंख्या है उसमें जो कैलोरी की खपत होनी चाहिए वो उतनी नहीं है, तथा हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग कुपोषण से प्रभावित है। यानी वो इतने गरीब हैं कि वो मतलब पोषित भोजन नहीं कर पाते हैं। शुद्ध पीने का पानी तथा मूल स्वास्थ्य रक्षा सुविधाएं, यानी सभी के पास स्वच्छ पीने का पानी भी नहीं है और जो मूलभूत स्वास्थ्य रक्षा सुविधाएं होनी चाहिए वो भी उतनी नहीं है। ग्रामीण जनसंख्या के केवल 1/3 लोगों को उपलब्ध हैं ये, मतलब स्वच्छ पीने का पानी और मूलभूत स्वास्थ्य सेवाएं ग्रामीण क्षेत्र में केवल 1/3 लोगों को उपलब्ध हैं। इन समस्याओं को एक उचित जनसंख्या नीति के द्वारा हल करने की आवश्यकता है, क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से ये सभी व्यवस्थाएं बनानी होंगी, तभी सबको ये सुविधाएं मिल सकती हैं। अब देखिए किशोर जनसंख्या। भारत की जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य इसकी किशोर जनसंख्या का आकार है और यह भारत की कुल जनसंख्या का 5वां भाग है। कहने का मतलब हमारे यहाँ किशोरों की संख्या अच्छी है। किशोर प्रायः 10 से 19 वर्ष की आयु भर के होते हैं और ये भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन हैं। किशोरों के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकताएं बच्चों और वयस्कों से अधिक होती हैं और कुपोषण से इनका स्वास्थ्य खराब तथा विकास अवरोधित हो सकता है। परंतु भारत में किशोरों को प्राप्त भोजन में पोषक तत्व अपर्याप्त होते हैं, यानी पर्याप्त नहीं है, कम है। बहुत सी किशोर बालिकाएं रक्तहीनता से पीड़ित रहती हैं, यानी खून की कमी रहती है बहुत सी बालिकाओं में, किशोर बालिकाओं में। विकास की प्रक्रिया में उनकी समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया, यानी जो विकास के लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं उन योजनाओं में किशोर बालिकाओं की इस तरह की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया। किशोर बालिकाओं को अपनी समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए। शिक्षा के प्रसार तथा इसमें सुधार के द्वारा उनमें इन समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। तो ये शिक्षा से संभव है किशोर बालिकाओं में जागरूकता लाना। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति परिवारों के आकार को सीमित रखकर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं कल्याण को सुधारा जा सकता है, यानी परिवार को सीमित रख कर के ये किया जा सकता है। और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1952 में एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रारंभ किया था। परिवार कल्याण कार्यक्रम जिम्मेदार तथा सुनियोजित पितृत्व को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। यानी पिता अपनी सभी जिम्मेदारियां एक छोटे परिवार के लिए अच्छे से निभा सकता है। यदि परिवार बड़ा होता है तो इन जिम्मेदारियों का वहन करने में उसे दिक्कत होती है, निभाने में दिक्कत होती है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 कई वर्षों के नियोजित प्रयासों का परिणाम है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2014 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने और शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 में
30 से कम करने और व्यापक स्तर पर टीकारोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाने, लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने तथा परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाने, यानी ये जो परिवार, छोटा परिवार सुखी परिवार होगा, तो इसके लिए परिवार नियोजन अपनाएं सभी। तो परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाने के लिए नीतिगत ढांचा प्रदान करती है। अब देखिए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 और किशोर। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ने किशोर और किशोरियों की पहचान जनसंख्या के उस प्रमुख भाग के रूप में की जिस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये किशोर ही आगे भविष्य के लिए सब कुछ करने वाले होते हैं। तो ये मानव का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है मानवीय संसाधन का। पौष्टिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त इस नीति में अवांछित गर्भधारण और यौन संबंधों से प्रसारित बीमारियों से किशोर किशोरियों की संरक्षा जैसी अन्य महत्वपूर्ण आवश्यकताओं पर भी जोर दिया गया है। इसके द्वारा ऐसे कार्यक्रम चलाए गए जिनका उद्देश्य देर से विवाह और देर से संतान उत्पत्ति को प्रोत्साहित करना, किशोर किशोरियों को असुरक्षित यौन संबंध के कुप्रभावों के बारे में शिक्षित करना और गर्भ निरोधक सेवाओं को पहुंच और खरीद के भीतर बनाना। और खाद्य संपूरक और पौष्टिक सेवाएं उपलब्ध करवाना और बाल विवाह को रोकने के कानूनों को सुदृढ़ करना है। और किसी भी राष्ट्र के लिए वहाँ के लोग बहुमूल्य संसाधन होते हैं। एक शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या ही कार्यक्षम शक्ति प्रदान कर सकती है या करती है। तो बच्चों, ये अध्याय यहीं पे समाप्त हो गया है और आज की क्लास भी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।